ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जीडीसी जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। और ये एग्जाम जो है 31 मई को हुआ है। ठीक है, यानी परसों। इसी पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिटेल में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। डायरेक्ट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जीएस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पेपर सभी को दिख रहा है ना? कोई समस्या तो नहीं आ रही है क्वेश्चन पेपर में? देखिए भाई, क्वेश्चन पेपर ये है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए और आंसर करिए फटाफट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स, यानी एमआरपीएल की बात कर रहा है। एमआरपीएल किसके बराबर होता है भाई? यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर किसके बराबर होता है? जनरली वो किसके बराबर होता है? एमआर इंटू एमपी। एमआर इंटू एमपी बराबर आपका रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है लेबर का। लेकिन कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में कोई चीज नहीं दी। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन एक केस होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो एमआर होता है वही प्राइस होता है। आप परफेक्ट कंपटीशन में देखोगे तो एमआर इज इक्वल टू प्राइस होता है, इसलिए एमआर के जगह पे आप प्राइस भी लिख सकते हो। तो पी इंटू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और एमपी। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और एमपी किसमें है? यानी सीमांत उत्पाद और उत्पाद का मूल्य, यानी बी आंसर करेक्ट है। ये देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट इंटू प्राइस ऑफ आउटपुट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग प्राइस ऑफ लेबर भी लगा सकते हैं क्योंकि लेबर से रिलेटेड है, कंफ्यूजिंग कर सकता है, बहुत लोगों के गलत भी हुए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, दिमाग लगा के आंसर करिए फटाफट। विच फार्मूला में बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या सहसंबंध गुणांक का क्या फार्मूला होता है? आर बराबर क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट किसके? एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, तो इनटू में होता है। तो आपका ये वाला आंसर बी एक्स वाई बी वाई, सी जो है करेक्ट आंसर। लेकिन देखिए आर बी वाला ऑप्शन भी सेम था, बट बी एक्स एक्स और बी वाई वाई, इसलिए गलत है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। 33 क्वेश्चन देखिए, 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 पढ़िए आप लोग। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आसान है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी किसने दी भाई? न्यूनतम प्रयास क्रांतिक सिद्धांत किसने दिया? लिविंगस्टीन ने दिया। किसने दिया? लिविंगस्टीन। तो वन का क्या हो जाएगा? 3। वन का क्या हो जाएगा? 3। चाकूधार समस्या किसने दी? नाइफ एज प्रॉब्लम किसने दिया था? हैरोड ने दिया, तो बी का 4। गोल्डन एज किसने दिया? मिस्टर जॉन रॉबिन्सन। और बिग पुश थ्योरी आपका रोजेंस्टीन रोडान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, ए का 3, ए का 3 एक ही बस में, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। फटाक से आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 34। 34 क्वेश्चन देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए। द एनालिटिकल रिलेशन बिटवीन हाई पावर्ड मनी एंड मनी सप्लाई कैन बी एक्सप्रेस्ड है। हाई पावर्ड मनी और मनी सप्लाई में कैसा संबंध होता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि M3 क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर इंटू एच होता है, यानी हाई पावर्ड मनी का मनी मल्टीप्लायर गुना जो है इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट मनी सप्लाई इज इक्वल टू हाई पावर्ड मनी इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, मनी सप्लाई इन सेम, ये भी गलत है। मनी सप्लाई हाई पावर्ड मनी इंटू मनी मल्टीप्लायर, ये करेक्ट है। यानी मुद्रा आपूर्ति उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा गुणक के
गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। 35 क्वेश्चन देखिए, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन किससे संबंधित? सामाजिक कल्याण अधिकतम, जहां पे सामाजिक कल्याण अधिकतम होता है, सोशल वेलफेयर जहां पे मैक्सिमम होगा वहीं पे कल्याण अधिकतम। ठीक है, तो ए का किससे संबंधित है? फोर से। ए का फोर से। ए का फोर देखिए दो में दिया हुआ है, ए का फोर जो है आपके दो ऑप्शन में दिया। अब आ जाइए पैरेटो ऑप्टिमिलिटी किससे, पैरेटो क्राइटेरिया से किससे संबंधित है? नो वन वर्स ऑफ, यानी किसी को आप बदतर नहीं बना सकते, यानी किसी कोई भी बदतर न हो, वो पैरेटो ऑप्टिमिलिटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी का वन। ए का फोर, बी का वन, देखिए दो ऑप्शन में, ए में भी है, डी में भी है। तीसरा भी मिलाइए। क्षतिपूर्ति परीक्षण किसने दिया, कंपनसेशन टेस्ट किसने दिया था? पोटेंशियल कंपनसेशन पॉसिबल, ये सी का टू हो जाएगा। तो सी का टू किसमें दिया है? केवल ए में दिया है। ए जो है करेक्ट आंसर, ए जो है करेक्ट आंसर है। तो दो पे नहीं, तीसरा आना चाहिए आपको, तीसरा आएगा तभी आप इसको सही कर पाओगे। अब आ जाइए 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रोस्टो टेक ऑफ स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय। रोस्टो के अकॉर्डिंग टेक ऑफ स्टेज यानी आत्मस्फूर्ति की अवस्था की विशेषता क्या है? आत्मस्फूर्ति की अवस्था की विशेषता क्या हो सकती है? जहां पे तीव्र औद्योगिकरण और निवेश में वृद्धि हो, यानी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? चलिए 37 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। बैंकों की लाइबिलिटी क्या होती है? हम आप जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक की लाइबिलिटी है कि एसेट है? क्यों भाई, हम और आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, क्या वो बैंक की लाइबिलिटी है या एसेट है? बैंक की लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम आप जब जाएंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज लाइबिलिटी, यानी डिपॉजिट ऑफ द बैंक, बैंक में जो जमाएं होती हैं वो बैंक की लाइबिलिटी होती है। बाकी जो लोन देता है बैंक, वो बैंक का एसेट होता है, कैश उसका एसेट होता है, ओवरड्राफ्ट उसका एसेट होता है। लेकिन देनदारियां बैंक की क्या होती हैं? हमारी जमाएं, जमा कोई कर रहा है बैंक में, तो बैंक की देनदारी होती है कि जब उसको जरूरत पड़े तुरंत उसको दे। ठीक है, तो 37 का आंसर क्या है? बी। ठीक है, 38 आ जाइए। व्हाट इज द शेप ऑफ लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व? ये तो बहुत आसान है, वर्टिकल लाइन मारिए, खटाक से आगे बढ़िए। 39 क्वेश्चन देखिए, 39 क्वेश्चन, लियोनटिफ पैराडॉक्स कंट्राडिक्ट, लियोनटिफ विरोधाभास जो है वो किसको खंडन करता था? एचओ थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एचओ थ्योरी। चलिए आगे बढ़िए, 40 क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्रामिंग की अजम्पशन कौन सी होती है भाई? लीनियर प्रोग्रामिंग की अजम्पशन डिविजिबिलिटी भी है, सर्टेनिटी भी है, प्रोपोर्शनैलिटी भी है, एडिटिविटी भी है, सब कुछ है। यानी विभाज्यता, निश्चितता, आनुपातिकता। केवल इनडिविजिबिलिटी लीनियर प्रोग्रामिंग की अजम्पशन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनडिविजिबिलिटी, अविभाजित। चलिए आगे, विच टेस्ट इज मेनली यूज टू कंपेयर वेरिएंस। प्रसरण को कंपेयर करने के लिए किस टेस्ट का यूज होता है भाई? एफ परीक्षण। एफ परीक्षण वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए, विचरणों को तुलना करने के लिए इस टेस्ट का उपयोग। क्या हो जाएगा? बी। जबकि टी टेस्ट किसके लिए, टी टेस्ट किसके लिए यूज होता है? टी टेस्ट यूज होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, टी टेस्ट किसके लिए यूज होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट को टेस्ट करने के लिए। और जेड टेस्ट लार्ज सैंपल टेस्ट है ये। ठीक है, जब सिग्मा जो है आपका नोन हो और आपके पास सैंपल ग्रेटर देन 30 है या लार्ज है, तब आप जेड टेस्ट का यूज करोगे। काई स्क्वायर टेस्ट टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है या गुडनेस ऑफ फिट को मेजर करता है। इससे भी रिलेटेड आगे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं,
42 क्वेश्चन देखिए, 42 इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दी हुई है, उसका डिटर्मिनेंट, ये तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए फटाफट। पहले क्या आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट? इसका डिटर्मिनेंट आप लोग निकालोगे तो -12 आएगा, ठीक है। आसान है, इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले 2 को लो और फिर 2 के जो कॉलम हैं, रो हैं, उनके एलिमेंट को हटा करके ये आप मैं ले लो। फिर 2 को लो, -2 लो और फिर इनके एलिमेंट को हटा करके ले लो, फिर मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और माइनस कर लो। फिर 3 को ले लो, फिर गुणा भाग करके अपना जो है -12 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 43 आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड मनी इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत मुद्रा है, यानी बृहत मुद्रा है? भारत में बृहत मुद्रा का डेफिनेशन क्या है? M3। M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? करेंसी, मांग जमा, सावधि जमा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। बिल्कुल, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। देखो एक एक ऑप्शन इसमें और भी है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये M1 है। ये क्या है? ये M1 है। करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि इसमें जो अदर डिपॉजिट, बी वाले ऑप्शन में अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी इंक्लूड कर दिया, इसलिए ये M3 का पूर्ण रूप है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? M3 का बी वाला। लेकिन ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग इसको आंसर लगाए होंगे, क्योंकि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, ठीक है। बट करेक्ट इसका आंसर बी है। 44 क्वेश्चन आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज टू द राइट वर्ड? यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विदेशी विनिमय हेतु मांग वक्र को दाई ओर विवर्तित करता है? कौन है भाई, बताइए जरा। ये मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए इंक्रीज इन फॉरेन टूरिज्म, यानी विदेशी पर्यटन में वृद्धि। भाई जब भारतीय नागरिक विदेशी यात्रा पर जाएंगे तो उनको क्या चाहिए? विदेशी मुद्रा चाहिए ना। भाई विदेशी पर्यटन में वृद्धि होगी। देखो यहाँ पे इंक्रीज इन फॉरेन टूरिज्म का मतलब ही है कि भारत के लोग बाहर यात्रा करने जा रहे हैं, टूरिज्म पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बाहर जाओगे तो रुपया तो चलने वाला नहीं है, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। जब कोई भी ऐसा फैक्टर जो एक्सोजीनियसली फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को अफेक्ट करता है, तब उसकी वजह से जो हमारा मांग वक्र होता है, जो डिमांड कर होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन जो फॉरेन टूरिज्म है, विदेशी पर्यटन में जो वृद्धि है, उससे आपके डॉलर में यानी फॉरेक्स में डिमांड में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए उसका मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाएगा, यानी इस तरह का है तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ शिफ्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है ना। क्लियर है ना? क्यों भाई? चलिए 45 क्वेश्चन देखिए। 45, a bag contains 10 black balls and 20 white balls. A bag is drawn at a random, the probability not getting a black ball. कितना आसान क्वेश्चन है। यहीं अगर 2 बॉल रैंडम बोल देता थोड़ा सा मतलब टफ रहता, कुछ दिमाग लगाना होता। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कक्षा 8 वाला क्वेश्चन। 10 काली गेंदें हैं, 20 सफेद गेंदें, एक गेंद निकालनी है। एक गेंद निकालनी है, वो भी क्या होनी चाहिए? काली नहीं होनी चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए? सफेद वाली गेंद। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट कितने हैं? 20। और टोटल एलिमेंट कितने हैं? 30। 0 0 काट दो, 2/3 आंसर आ गया आपका। 2/3 कहीं है? सी है। चलिए, विच टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ऑर्डिनल डेटा? यानी क्रम सूचक आंकड़ों के लिए सबसे उपयुक्त जो है आपका परीक्षण कौन सा है? तो रैंक कोरिलेशन टेस्ट। क्या है? रैंक कोरिलेशन। तो इसका आंसर क्या है? डी। जो स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन टेस्ट है, वो क्रम सूचक आंकड़ों के लिए मापने के लिए एक गैर पैरामीट्रिक यानी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ये जो रैंक कोरिलेशन टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। कैसा है? नॉन पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक यानी गैर प्राचल परीक्षण। चलिए
47 क्वेश्चन है। द टर्म एनिमल स्पिरिट, कितना आसान क्वेश्चन है। एनिमल स्पिरिट यानी पाशविक प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, किसके लिए, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कर भार विवर्तन का कारण है। कर भार विवर्तन का क्या कारण हो सकता है भाई, मांग एवं पूर्ति की लोच, समय, ये सब जो है, टाइम वगैरह, टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसा है, ये सब जो है कर भार के विवर्तन को प्रभावित करते हैं, कारण है। तो इनमें से कौन मिल रहा है, मांग एवं पूर्ति की लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो आसान है, बहुत आसान है। if a demand distribution has a median 26.6 and mode 32.4, कैलकुलेट द मीन। ये भी फार्मूला बेस्ड है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही फार्मूला आप लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। यानी मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाला फार्मूला आप लगाइए। मोड को कहीं जेड भी डिनोट करते हैं अगर दोनों सेम हो जाए तो। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप लगाओगे तो आपका सब अच्छे से आंसर आ जाएगा सी, 23.7। चलिए 50 क्वेश्चन आ जाइए। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत दीर्घकालिक संतुलन होता है, यानी इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर द मोनोपोलिस्टिक। लॉन्ग रन में क्या होता है भाई, ये आपका ए आर हो गया, ये एम आर हो गया, एम आर एम सी यहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ से ही ए सी जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग रन में पी बराबर ए सी तो होता है, पी बराबर ए सी, लेकिन पी इज ग्रेटर देन एम सी या एम आर होता है, तो पी इज ग्रेटर देन एम सी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये विल बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज मेनली, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भाई, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, हमने इसको बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार बेरोजगारी की पाई जाती है, तो कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है इकोनॉमी में, केवल अच्छी। क्यों, क्योंकि वो पूर्ण रोजगार की बात करते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे। वह कहते थे कि बेरोजगारी नाम की कोई चीज है तो केवल वो वॉलेंट्री है, यानी जो निठल्ले बैठे हुए हैं, जिनके पास सब कुछ है, सक्षमता है, एबिलिटी है, लेकिन फिर भी उनको बैठे बैठे लेटे लेटे सब चीज चाहिए, वही लोग बेरोजगार हो सकते हैं, यानी ऐच्छिक बेरोजगारी, अपनी इच्छा से जो काम नहीं करना चाहता वही बेरोजगार हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। ठीक है, तो क्लासिकल का मेन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा था, ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए 52 आ जाइए। सार्वजनिक वस्तु की विशेषता क्या है भाई, सार्वजनिक वस्तु की मेनली दो विशेषताएं, एक तो नॉन राइवल होती है, एक नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, यानी उपभोग में अपवर्जन का अभाव होता है, और नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, यानी गैर बहिष्कृत होती है, किसी को आप उनको मना नहीं कर सकते हो यूज करने। देखिए क्या इसमें मिल रहा है, ठीक है, इसका बेटा, हाँ तो डी है ना, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो। ठीक है, वो अलग टिक पे अलग हो गया होगा, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हाँ चलिए, तो इसका आंसर क्या है भाई, नॉन एक्सक्लूजन इन कंजप्शन। ये थर्ड वाला तो सही है, थर्ड वाला किसके साथ है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कलेक्टिव कंजप्शन। कलेक्टिव कंजप्शन भी तो होता है, यानी एक साथ सब लोग कंजप्शन कर सकते हैं, किसी को आप मना नहीं कर सकते। तो सामूहिक उपभोग और उपभोग में अपवर्जन का अभाव, ये दोनों विशेषताएं आपकी सार्वजनिक वस्तु की हैं, तो 1 और 3 आर करेक्ट। 53 आ जाइए।
विच कमेटी सजेस्टेड मेजरिंग द पॉवर्टी इन इंडिया यूजिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी उपभोग व्यय को आधार बनाकर भारत में गरीबी मापन का सुझाव किस समिति ने दिया? ये आसान है, जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोग व्यय को आधार बनाकर गरीबी का मापन कौन सी कमेटी का? तो देखिए इसमें दो आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से तेंदुलकर कमेटी करेक्ट आंसर है। तेंदुलकर और रंगराजन दोनों जो है उपभोग व्यय को आधार मान करके गरीबी का सुझाव दिए। लेकिन अगर अब दोनों ऑप्शन में आ गए हैं तो आपने जो पहले दिया है उसको अकॉर्डिंग चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तेंदुलकर की भाई कमेटी 2009 में आई थी, और जो आपका ये है 2012 में आया था, तो 2009 वाली पहले मानी जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर 54 देखिए। The demand for money is result of the process of allocation of total wealth among different types of assets. ये बात किसने कही थी? तो आप आंख मूंद के किसको लगा दीजिए? फ्रीडमैन। कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान है। सैमुलसन मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन। सैमुलसन का व्यापार चक्र मॉडल निम्नलिखित में से किस परस्पर क्रिया पर आधारित है? त्वरक मौद्रिक नीति, बचत विनियोग, गुणक त्वरक, विनियोग ब्याज दर। तो गुणक त्वरक, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर पर बेस्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 56 आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा करारोपण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समता की कसौटी को पूरा करता है? तो कौन सा पूरा करता है भाई? एबिलिटी टू पे अप्रोच। कर देय योग्यता का जो प्रत्यागम है वो आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों पे खरा उतरता है। 57 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैच द फॉलोइंग है, आसान क्वेश्चन है। चाय, टी और कॉफी कैसी गुड्स हैं भाई? चाय और कॉफी कैसी वस्तु है? स्थानापन्न वस्तु, यानी सब्सिट्यूट गुड्स। कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तु। रागी और बाजरा गिफन वस्तु। ठीक है, गोल्ड एंड डायमंड वेबलन गुड्स। मिलाइए, ए का 2, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4। सी आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 देखिए। रेपो रेट किसके लिए होता है भाई? रेपो रेट क्या होता है? अल्पकालिक तरलता प्रवाह को दिखाता है। ठीक है, रेपो रेट का 2 हो जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंजेक्शन। ठीक। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है भाई? एसएलआर पहले देख लो। एसएलआर क्या है? लिक्विडिटी बफर इन बैंक। बिल्कुल, एसएलआर क्या है? बैंकों में तरलता का बफर। ठीक है, और आपका सीआरआर क्या है? सीआरआर है 1, यानी मैंडेटरी रिजर्व विद आरबीआई, यानी आरबीआई के पास अनिवार्य भंडार। भाई सीआरआर को सभी बैंकों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि आप अपने एनडीटीएल का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो आरबीआई निर्धारित करता है उसको आरबीआई को डेली टू डेली बेसिस पे रखना पड़ेगा, नहीं तो आरबीआई आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो सी का 1, ए का 2, ठीक है, और डी का 3 हो गया। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी। ठीक है, तो रिवर्स का 4 हो जाएगा। मिला लीजिए, ए का 2, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, यानी डी में दिया हुआ। सी का 1, सी का 1 बिल्कुल 4 आंसर करेक्ट। अ टेस्ट विच डज नॉट एज्यूम एनी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। कोई ऐसा परीक्षण बताइए जो विशिष्ट परीक्षण को नहीं मानता। कौन है भाई? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, गैर पैरामीट्रिक टेस्ट परीक्षण होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं। यानी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए पॉपुलेशन
किसी विशिष्ट या स्पेसिफिक जो डिस्ट्रीब्यूशन का होना उनके लिए अनिवार्य नहीं होता। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन पैरामीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान है। डेविड रिकार्डो किसकी बात करते थे भाई, डिफरेंशियल रेंट की बात करते हैं। यानी डेविड रिकार्डो, भेदात्मक लगान किसका कॉन्सेप्ट है, डेविड रिकार्डो। कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था, अधिशेष मूल्य, सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। कालेकी ने क्या दिया था, डिग्री ऑफ मोनोपोली। कार्डर ने क्या दिया था, सेविंग प्रोपेंसिटीज ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो इसका ये हो गया। मिलाइए ए का वन, ए का वन एक ही में दिया ही है, तो आप फटाक से आंसर लगा दीजिए। 61 क्वेश्चन पे आ जाइए, 61। द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज, ऋणार्थ प्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है भाई, इट लीड्स टू एक्स्ट्रा मनी सप्लाई विच इन टर्म्स यूसेज ऑफ प्राइसेस। बिल्कुल सही है। इससे मुद्रास्फीति में, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप कीमतें बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल। दूसरा, इट लीड्स टू एक्स्ट्रा मनी सप्लाई विच इज इन टर्म्स मेक्स मार्केट मोर एंड मोर कम्पिटिटिव। नहीं भाई, कीमतें बढ़ जाएंगी तो कम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है ना, बढ़ती कहाँ है। तो सेकंड गलत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, केवल वन, सी आंसर करेक्ट। 62 आ जाइए। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एज्यूम क्या करती है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, प्रबल क्रमबद्धता। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट। 63 आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को मार्शल ने कहा था ओवरहेड कॉस्ट भी होती है। फिक्स्ड कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। स्थिर लागतों को उपरिव्यय लागत भी, या पूरक लागत, स्थिर लागत को कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ये सभी नाम स्थिर लागत के कहे जाते हैं। यानी जो ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा बदलने पर स्थिर होती है, यानी ऐसी कॉस्ट जो इंडिपेंडेंट होती है प्रोडक्शन के, यानी प्रोडक्शन के बदलने से उस लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, जैसे किराया, रेंट, कर्मचारियों का जो वेतन है, ये सब क्या है, वो आपको देना ही देना है। ठीक है ना, तो इनको जो है मार्शल साहब ने ओवरहेड कॉस्ट या फिर इनको कम्प्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। एक आंसर इसका करेक्ट। ठीक है, नमस्ते बेटा, नमस्ते। जो भी जीआईसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो जीडीसी का एग्जाम जो पेपर हुआ है उसको जरूर लगा के जाइए। ठीक है, इसी तरह का पेपर आपका बनेगा। 64 आ जाइए। ये जीडीसी का ही पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कुसुम जी। ठीक है, 64 आ जाइए। अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए, अजर्सन है, द कीनीजियन कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर इन नेचर। हम लोग सभी लोग पढ़े हैं कि जो अभिकथन है कीनीजियन उपभोग फलन रैखिक प्रकृति का होता है। बिल्कुल सही है। कीन्स का जो कंजप्शन फंक्शन है वो रैखिक प्रकृति का होता है और धनात्मक अक्ष से शुरू होता है, यानी ये कंजप्शन। ठीक, तो एजर्सन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट एट ऑल इनकम। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सभी आय स्तरों पर स्थिर होती है। यहाँ पे आय लेते हैं, यहाँ पे आप मान लीजिए उपभोग या एमपीसी लेते हैं। तो कोई भी कर्व, मैं आपको बता दूं, कोई भी वक्र लीनियर तभी होता है जब उसका ढाल क्या हो, स्थिर हो। और उपभोग वक्र का ढाल क्या कहलाता है, उपभोग वक्र का यानी कीन्स के कंजप्शन फंक्शन का स्लोप क्या होता है, एमपीसी। कोई भी कर्व तभी लीनियर हो सकता है जब उसका स्लोप क्या हो, सभी इनकम लेवल पे कांस्टेंट हो। तो इसका स्लोप क्या होता है कंजप्शन फंक्शन का, एमपीसी। तो यही तो दिया है। तो एमपीसी एज्यूम टू बी कांस्टेंट एट ऑल इनकम, तो लीनियर है तो ये भी हो सकता है। तो कारण भी है, दोनों सही भी हैं और ऊपर वाले का ये कारण भी। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये जो है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन देखिए आप। अकॉर्डिंग टू मसग्रेव, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज इज नॉट रिलेटेड टू ऑप्टिमल बजट पॉलिसी। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया था, एकदम सेम क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंट, एफिशिएंसी, दक्षता। यानी इष्टतम बजट नीति के लिए मसग्रेव ने किसकी किस शाखा का संबंधित नहीं है, एफिशिएंसी। तीन की बात करते हैं।
लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन, यानी स्थिरीकरण, आवंटन और वितरण। दक्षता की बात नहीं करते। 66 क्वेश्चन आ जाए। इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070 वाज अनाउंस्ड एट। भारत की जो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई थी वो किस सम्मेलन में की गई थी? तो ये तो बहुत आसान है, हम लोगों ने क्विज में भी इसको करवाया है आप लोगों को। ठीक है, तो COP 26 ग्लासगो, COP 26 ग्लासगो में इसकी अनाउंसमेंट किया गया था। कब हुआ था ये? जल्दी जल्दी बताओ, कब हुआ था ये? कौन बताएगा? 2021 में। इतना ही बार हम लोगों ने क्विज किया था, इस पे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया था कि रट गया होगा। एकदम हू बहू जो भी पढ़ाया गया आप लोगों को क्लास में, एकदम हू बहू वही से क्वेश्चन आया, जो भी करंट आया। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ से पंचामृत का भी हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जो COP 26 हुआ था उसमें पंचामृत का भी मतलब लक्ष्य निर्धारित किया था और नेट जीरो उत्सर्जन का भी घोषणा की थी। तो उससे जो है लोग यहाँ से सही कर सकते हो। 67 आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद बिग पुश थ्योरी। प्रबल प्रयास सिद्धांत से प्रत्यक्ष रूप से किस संबंधित नहीं। इंडिविजुअलिटीज इन प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन की अविभाज्यता, तो ये तो सही है। ठीक है, हमें नाट वाला ढूंढना है। इंडिविजुअलिटी इन लेबर, ये इसकी बात नहीं करते, यही गलत है। मांग की अविभाज्यता, ये भी सही है। इन डिमांड, इंडिविजुअलिटी इन सेविंग सप्लाई, बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? बी, तो बी इज करेक्ट आंसर। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नहीं वाला पूछा है ना। देखो एग्जाम में आप लोग एकदम आंख मूंद के प्रश्न पढ़ो, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन नहीं वाले हैं, इसलिए बहुत, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हाँ वाला लगा के चले आओ। एग्जाम में माइंड को एकदम सही रखना है। बहुत लोगों के, देखो जितना ही सरल पेपर उतना ही गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए दिमाग शांत रह के, इसलिए एग्जाम के 1-2 दिन पहले अच्छे से नींद लिया करिए आप लोग। एक तो एग्जाम इतना है कि लड़के बेचारे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल हमने दिया है पेपर और मेरा 105 क्वेश्चन सही है, एकदम करेक्ट। 105 मेरे क्वेश्चन गलत ही नहीं है ज्यादा। मेरे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मेरे बस गलत, ओनली 3 क्वेश्चन आर रॉन्ग। और भी केवल आपको मैं बताऊं GS में मेरे गलत, बाकी सब इकोनॉमिक्स में मेरे मुश्किल से, मैंने एक अटेम्प्ट नहीं किया था, बाकी मेरे इकोनॉमिक्स में 90 में 89 क्वेश्चन सही। तो ये मेनली ये है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसके बाद मेंस होगा, तो वो मेन है ना, इससे आपका सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। सिलेक्शन आपका होगा मेंस से, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें भी बहुत लोग छटेंगे। अब इकोनॉमिक्स में आप लोगों को मैं बता दूं 3700 फॉर्म भरे गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सीटें कितनी है? 61, 61 सीट है और 3700 लोग एग्जाम का फॉर्म भरे। ठीक है, 61 का 15 गुना मेंस लिखेंगे। 15 गुना मतलब 15 छक्का 90, लगभग 900 प्लस लोग मेंस के लिए क्वालिफाई है। अब 3700 में 900, आप समझ सकते हो लगभग 2700 बच्चे बाहर होंगे इस एग्जाम। अब एग्जाम कितने दिए हैं ये भी तो डिपेंड करेगा। मान लीजिए 3700 में लोग कह रहे हैं कि 50% अटेंडेंस, तो फिर मान लीजिए 1800, 1900 लोग मान लीजिए लमसम एग्जाम दिए। अब 1900 में 900 लोगों का सिलेक्शन होना है, यानी आधे लोग बाहर होंगे। पहले तो आप मुख्य प्री में आप आधे लोगों को बाहर करिए। ठीक है, और फिर मेंस से 950 में लोग फिर बाहर होंगे, केवल 180 बच्चे, यानी 180 बच्चे मेंस में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी 900 में से फिर 180 का चयन होगा इंटरव्यू के लिए। तो कितने बाहर हो गए? लगभग 700 बाहर होंगे। ठीक है, फिर 180 में 60-61 लोगों का सिलेक्शन होना है, कितने बाहर होंगे? 120 यहाँ बाहर होंगे। तो बाहर करते रहिए, जिनको सिलेक्शन लेना है बाहर करिए अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, तभी आपका एक सीट जो है सुनिश्चित हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओकुन्स लॉ आ गया था। ओकुन्स लॉ shows the relationship between the following: unemployment and growth, inflation and employment, employment and growth, and tax rate and ओकुन्स लॉ का क्या बताता है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ में विपरीत संबंध बतलाता है, यानी बेरोजगारी और ग्रोथ समृद्धि में विपरीत संबंध। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 68 का ए। डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम द डिटेरियोरेशन in their terms of trade. This thesis was developed by Singer and Premi. बहुत लोग इसमें भगवती लगा के आ सकते हैं, मेरे हिसाब से भगवती भी सही है यहाँ, क्योंकि भगवती भी इसी की बात करते थे। जगदीश भगवती भी डेवलपिंग कंट्री की बात करते थे और डिटेरियोरेशन की बात करते थे, टर्म्स ऑफ ट्रेड। लेकिन जो आर्टिकल था, जो टर्मिनोलॉजी थी, ये मेनली सिंगर और प्रेबिश ने यूज किया था, तो इसका करेक्ट आंसर सी ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन देखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? देखो ये क्वेश्चन आदमी अगर अच्छे से नहीं देगा तो अरविंद पनगढ़िया पे आंसर करके चला है, लेकिन हम लोगों ने इसके क्विज बहुत किए थे। ऋत्विक रंजन पांडे इस समय 16th फाइनेंस कमीशन के क्या हैं? सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइसो कॉस्ट लाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम लागत रेखा पर विचार करिए। यह रेखा दो तथ्यों, उत्पादन कारकों की कीमत और कुल व्यय को प्रकट करती है। बिल्कुल सही बात है। दिस लाइन इलस्ट्रेटेड द टू एलिमेंट्स, द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू इनपुट्स। बिल्कुल समलागत रेखा की ढाल दो साधनों की कीमतों के अनुपात के बराबर होती है, यानी पीएल अपॉन पीके। ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो 1 2 आर बोथ आर करेक्ट, यानी सी विल बी करेक्ट। 72 क्वेश्चन आ जाएगी। एज पर द लेटेस्ट रिवाइज्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। देखो ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, हम लोगों ने इसके भी क्विज किए एक, बट ये आसान है, आसानी से आदमी कर लेगा इसको। देखिए 72 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 72, एज पर लेटेस्ट रिवाइज्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज द क्लासिफिकेशन माइक्रो एंटरप्राइजेज हैज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू, यानी एमएसएमई में जो माइक्रो वाले हैं उनका इन्वेस्टमेंट का क्या टारगेट था, सीमा कितनी थी? तो 2.5 करोड़ थी। कितनी थी? 2.5 करोड़। और वहीं स्मॉल की कितनी थी? और वहीं आपकी मीडियम की कितनी थी? 125 करोड़, तीनों का। ठीक है, सी आंसर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड? व्यापार की शर्तों का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है भाई? जल्दी जल्दी बताइए। जनसंख्या की वृद्धि दर। व्यापार की शर्त को विनिमय दर भी प्रभावित करती है, एकदम हूबहू ये सब चीजें पढ़े हुए हैं आप लोग। रेसिप्रोकल डिमांड भी व्यापार की शर्त को प्रभावित करती है। पारस्परिक मांग, मांग की लोच भी प्रभावित करती है। लेकिन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये व्यापार की शर्त से संबंधित नहीं है। जनसंख्या वृद्धि दर का कोई रिलेशन नहीं है व्यापार की शर्त से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। 73 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 क्वेश्चन देखिए। टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन। टाइप 1 त्रुटि कब तब उत्पन्न होती है जब सही चीज को गलत साबित कर दो। कोई आदमी सही है, उसको गलत साबित कर दो तो उसको टाइप 1 एरर बोलते हैं, यानी अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, यानी सही शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देना, यानी ये जो है करेक्ट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड बाय कार्डो? कार्डोर ने किस तरह के कर को सजेस्ट नहीं किया था? उपहार कर को सजेस्ट किया था, व्यय कर को, पूंजी लाभ कर को, तीनों को किया, केवल उत्पादन कर को नहीं किया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है ना। निकोलस कार्डर। 76 क्वेश्चन देखिए। 76 क्वेश्चन देखिए, पटांग पूछ लिया है सब।
Which of the following is adopted as a current base year of India's national income account? अब देखो करंट जो बेस ईयर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का वो 2022-23। अब ऑप्शन में है ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं करता तो 11-12 इसका आंसर करेक्ट था। भाई ये नहीं दिया है तो करंट, बट ये हमें लगता है क्वेश्चन डिलीट भी। बट सवाल ये है ना कि अगर आयोग की जो आंसर की आती है तो आप लोग चैलेंज करोगे उस पे। आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही। एट्टी वन क्वेश्चन देखिए आप लोग। अंडर द रिग्रेशन टैक्स सिस्टम विद इंक्रीज इन इनकम, प्रतिगामी कर प्रणाली के अंतर्गत आय में वृद्धि के साथ क्या होता है? प्रतिगामी कर प्रणाली कैसी होती है भाई? कर की दर कम होती है। यहाँ पे आय लेते हैं, यहाँ पे कर की दर, टैक्स टैक्स रेट। तो आय में वृद्धि होती है तो कर की रेट कम हो जाती है, यानी तो आय में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी, यानी सी करेक्ट आंसर है इसका, टैक्स रेट डिक्रीज। 82 क्वेश्चन देखिए। कैम्ब्रिज नगद कोष दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग व्यक्त की जाती है, यानी कैम्ब्रिज का जो कैश बैलेंस अप्रोच है उसमें मनी डिमांड फंक्शन कैसे, एम बराबर के पी वाई, के पी वाई किसमें है, ए जो है करेक्ट आंसर।
व्यापार की शर्त में सुधार का व्यापार की शर्त का फार्मूला क्या होता है भाई? पीएक्स अपॉन पीवाई, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार कब होगा? जब पीएक्स बढ़े और पीवाई कम हो, रिलेशन में, रिलेटिव में। तो निर्यात नहीं, ये गलत। तो निर्यात दोनों मूल्य, ये भी गलत। सापेक्ष आयात मूल्य में वृद्धि, ये भी गलत। और आयात मूल्य के सापेक्ष निर्यात में वृद्धि, ये चौथा सही, यानी डी जो है करेक्ट है। 84 क्वेश्चन आइए। इंडिया बूमिंग नामक रिपोर्ट किसने पब्लिश की? नीति आयोग। ठीक है। हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म? हु इज credited to develop the concept of functional finance? यानी कार्यात्मक वित्त का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एपी लर्नर। ठीक है, डी जो है करेक्ट। व्हेन वाज द दीनदयाल उपाध्याय रूरल स्किल स्कीम जो है स्टार्टेड? दीनदयाल उपाध्याय रूरल स्किल स्कीम कब स्टार्ट हुई थी भाई? ग्रामीण कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुई? ये 25 सितंबर जो है स्टार्ट हुई थी 2014 को। तो 23 सितंबर सावरे में ऑप्शन है, तो ये भी क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। अगर आयोग जो है तो कंसीडर करेगा तो ये डिलीट हो जाएगा। 14 वाला आंसर तो है, बट 23 सितंबर यहाँ दिया है, 25 सितंबर था, तो ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउटेबल। अगला क्वेश्चन देखिए, 87 क्वेश्चन देखिए। एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड से ज्यादा हो तो क्या होता है? क्या होती है? बूम की सिचुएशन, उछाल होता है। एक्चुअल लेस हो वारंटेड से तो क्या होता है? डिप्रेशन होता है। ठीक है, अवसाद होता है। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, यानी बी जो है करेक्ट आंसर है, बी। चलिए आगे बढ़िए। विच सेक्टर रिकॉर्डेड द फास्टेस्ट हाफ ईयरली ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? ये भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। क्या हो जाएगा? टर्सरी सेक्टर। क्या हो जाएगा? टर्सरी, तृतीय क्षेत्र। अंडर द प्रेजेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज रेट आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। एक्सचेंज रेट सिस्टम वर्तमान में आईएमएफ प्रणाली के तहत कैसा है भाई? मैनेज्ड फ्लोटिंग। कैसा है? मैनेज्ड फ्लोटिंग, यानी प्रबंधित परिवर्तनशील रूप से। अगला चलते हैं। 90 क्वेश्चन देखिए। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट किसने दिया? विस्थापन प्रभाव। फिस्कल पॉलिसी किससे संबंधित है? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, यानी ये इसका हो जाएगा। ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? क्रेडिट कंट्रोल करती है, यानी ठीक है, मॉनेटरी ये भी हो जाएगा। ठीक। और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है भाई? इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? चेन रिएक्शन ऑफ इनकम, यानी डी। तो बी डी ए सी, बी डी ए सी कहीं है? यानी ए का क्या है? ए का 3, ए का 3 दो में है, और बी का 1, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ये भी है, और सी का 4, सी का 4, डी आंसर करेक्ट। ए का 3, बी का 1, सी का 4। 92 क्वेश्चन देखिए। ये भी आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जून 2025 अपडेट, व्हाट इज द लेटेस्ट? आगे बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर, 94 का देखिए। इन्फ्लेशनरी गैप रिफर्स टू एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर द एग्रीगेट सप्लाई। मुद्रास्फीति अंतराल से तात्पर्य समग्र मांग का समग्र पूर्ति के ऊपर आधिक्य से। कहाँ पे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, बिफोर, ए एंड बी।
इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए 95 क्वेश्चन देखिए। What was the rank of India in Human Development Index as per the Human Development Report 23-24? यानी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, ये हमने आपको 5 साल का लिखवाया है, याद है आप लोगों को? 2023-24 में कितना था? 134 भारत की। करेक्ट आंसर क्या है? ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए। इन इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय यूएस यूएनएसडीएसएन, इंडिया मार्क्ड इट्स फर्स्ट एंट्री इनटू द टॉप 100 ग्लोबली विद, तो 99। ये भी हमने नोट्स में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, नोट्स के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, टॉप 100 में इंडिया ने पहली बार 99 रैंक पे है भारत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, 97 क्वेश्चन देखिए। इफ चेंज इन इनकम इज 500, एमपीसी इज दिस, तो इंक्रीज इन सेविंग कितना हो जाएगा? 50 रुपए। ठीक है भाई, 90% तो उपभोग ही हो रहा है ना, तो 10% बचा, तो 500 का 10% क्या हो जाएगा? 500 का 10% 50 रुपए हो जाएगा, तो सी आंसर करेक्ट। चलिए, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, यानी व्यापार पर प्रत्यक्ष मात्रात्मक प्रतिबंध क्या है? अभ्यंतर कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। व्हेन डिड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कम इनटू फोर्स, वो क्या हो जाएगा? 2013। ठीक है, 5 जुलाई 2013, ये आंसर करेक्ट है। इन विच मार्केट स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल फर्म हैव जीरो मार्केट पावर, एकाधिकारी बाजार शक्ति जीरो कहाँ होती है? एका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपनी। 101 आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज रीस्ट्रक्चर एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, से कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो किसको किया गया था भाई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये कब आई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई थी भाई? 1999, 99, उसी में इसको पुनर्गठित किया। 102 क्वेश्चन आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी मात्रात्मक साख नियंत्रण का माप नहीं है। ये तो बहुत आसान है, साख राशि, क्रेडिट राशि। कंप्यूटेड द एट x इक्वल टू 5 फॉर गिवन यूटिलिटी फंक्शन, तो बिल्कुल आसान है, टफ नहीं है। तो देखो एक्स वाई से अंडर रूट एक्स वाई बराबर 10 दिया है। ठीक है, तो अंडर रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, एक्स वाई बराबर 100 हो गया है। वाई बराबर क्या हो जाएगा? 100 अपॉन एक्स। एक्स कितना दिया है? 5, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? है 20, यानी वाई बराबर 20 और एक्स बराबर 5 का योगिता फलन है, आपको पता है ना, कॉफ डगलस टाइप का। कॉफ डगलस में हमने एमआरएस क्या बताया था? वाई बाई एक्स। वाई कितना है? 20, एक्स कितना है? 5, 5। ठीक है, आसान है, 104 आ जाएगी। कॉफ डगलस की खोज इकाई के बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है, अभिकथन सही है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के कारक पूर्ण स्थानापन्न होते हैं, नहीं। ए केवल सही है, यानी ए सही है, यानी डी आंसर करेक्ट। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते। 105 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर द पॉइंट ऑफ अ फर्म। शट डाउन पॉइंट ऑफ अ फर्म क्या होती है भाई? तो इसको आप
TFC वाले तो होंगे ही नहीं, तो काट ही दीजिए, यही वाला आंसर करें। एस्टिमेट इफेक्ट ऑफ प्राइस, ये देखो लास्ट पेयर का अपवर्ड बायज होता है, डाउनवर्ड बायज क्या होता है, 5 से, ठीक है, कम आता है, तो 5 से इसका करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस मेजर द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी गैप इंडेक्स, गरीबी केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो आंसर ठीक। नाउ अ परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट लीड्स टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डेफिसिट में है तो उसका क्या कारण है, डिक्रीज इन फॉरेन रिजर्व, कारण क्या हो सकता है, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ठीक है, तो इसका 109 का डी हो जाएगा। इलास्टिक डिमांड करे इंश्योर्स दैट एमआर जीरो होना चाहिए, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो एमआर क्या होता है, जीरो होता है, बट इसमें जीरो कहीं दिया ही नहीं है। अगर इसमें मोस्ट प्रोबेबली आंसर लगाया भी जाए तो इसमें बी हो सकता है, सीमांत आय कीमत के बराबर होती है, सीमांत आय जीरो है तो प्राइस भी जीरो होगी, दोनों बराबर हो सकती है, इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को आयोग जो है डिलीट भी कर सकता है, ठीक है, तो ये भी डाउटेबल क्वेश्चन है। 111 आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, नाइट ने क्या दिया था, अनसर्टेनिटी थ्योरी, ये तो सही है, चैम्बरलिन ने परफेक्ट कंपटीशन नहीं दिया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो यही गलत है, यानी यही करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट। रिज लाइन आर लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ आइसोकॉन्ट्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वन फैक्टर इज जीरो, रिज रेखाएं समुत्पाद वक्र के उन बिंदुओं का बिंदुपथ होती हैं जहां पे एक साधन का सीमांत उत्पाद क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटी विदिन एंड एमंग द कंट्रीज, तो क्या हो जाएगा 10, SDG 10, ठीक है, डी आंसर करेक्ट। 114 आंसर क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज, ये तो बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है, हर्समैन, अल्बर्ट हर्समैन ने दिया था। व्हेन द डिमांड कर इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टोटल एक्सपेंडिचर इज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जीरो मार के मत आना, जीरो गलत हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस ट्रीटेड पॉपुलेशन एज अ फैक्टर, प्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में दो तरह के लिविंगस्टीन ने वेरिएबल लिया था, जो एक तो वो ऐसे वेरिएबल जो इनकम को बढ़ाएं, और एक ऐसे वेरिएबल जो इनकम को कम करें, तो इसमें पूछा है जनसंख्या कैसा कारक है, जो इनकम को बढ़ाता है कि इनकम को कम करता है, तो इनकम को कम करता है, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो इनकम कम होगी ना। 117 आ जाइए, जनरल इक्विलिब्रियम डिफर्स फ्रॉम द पार्शियल इक्विलिब्रियम बिकॉज, यानी सामान्य संतुलन आंशिक आंशिक संतुलन से भिन्न होता है, क्यों, क्योंकि ये सभी मार्केट में एक साथ संतुलन पर विचार करता है, तो डी आंसर करेक्ट है, कंसीडर द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन द ऑल मार्केट। 118 आ जाइए, लेविस मॉडल, लेविस डुअल इकोनॉमी मॉडल इन फेजेस, लेविस का जो दोहरी अर्थव्यवस्था मॉडल है वो किस पर बल देता है, कैचअप ग्रोथ वाया इंपोर्ट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सरप्लस रूरल लेबर ट्रांसफर टू द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये करेक्ट है, ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम का आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में हस्तांतरण। व्हाट इज इंटरनल करेंसी, आंतरिक मुद्रा क्या होती है भाई, आंतरिक मुद्रा क्या होती है, ऐसी मुद्रा जो निजी क्षेत्र से उत्पन्न होती है, निजी क्षेत्र में जो ट्रांजेक्शन होते हैं प्राइवेट सेक्टर में उनसे उत्पन्न होती है, तो क्या दिया है, बैंकों द्वारा सृजित मुद्रा को निजी क्षेत्र के व्यवहार से उत्पन्न होता है, तो डी आंसर करें। जबकि एक्सटर्नल करेंसी, हाँ, 120 नंबर 119 नंबर हम लोग देख रहे थे, 119 इंटरनल करेंसी पूछ रहा है, ये जानते हो कहाँ से ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया है आपका जो गुरले एंड शाह की जो डेफिनेशन थी, इनसाइडर और आउटसाइडर द मनी, वहीं से क्वेश्चन, इंटरनल करेंसी या इनसाइडर करेंसी किसको बोलते हैं, ऐसी करेंसी जो निजी क्षेत्र में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनसे जो सृजित होती है, ठीक है, और ऐसी करेंसी जो क्या कहते हैं
मॉनेटरी अथॉरिटी या सरकार द्वारा जारी की जाती है उसको हम आउटर मनी बोलते हैं, ठीक है, या एक्सटर्नल मनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकों द्वारा सृजित मुद्रा जो निजी क्षेत्र के व्यवहार से उत्पन्न होती है, तो डी आंसर करेक्ट। कंपोनेंट ऑफ एसडीआई क्या है? लॉन्गिटिविटी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट नहीं है। एजुकेशनल अटेनमेंट सही है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही है, यानी 134 इसकी जो है करेक्ट। तो देखिए पेपर आसान था कि नहीं? इकोनॉमिक्स का पेपर अगर आप अच्छे से रिवाइज करे हो, डेली आपने पढ़ाई करी है कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप आसानी से इकोनॉमिक्स में 80 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं 30 क्वेश्चन में, क्योंकि जीएस सबका सही नहीं होता, तो अगर मैं 30 में अगर 10 मिनिमम लूँ, सबका सही होगा जीएस में, तो आप 80 10 90 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। बट 15 गुना एग्जाम में लेंगे मेंस के लिए, तो मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ होगी वो 80 के अराउंड रहेगी। 80 प्लस है तो आप मेंस के लिए तैयारी रखो। ओबीसी की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकती है क्योंकि ओबीसी की सीट कम है, तो आप 82 प्लस मान के चलिए। अब जो माइग्रेशन वाला जो कोर्ट में केस है उससे हम अलग बता रहे हैं, क्योंकि प्री में जो है रिजर्वेशन नहीं होता, जो जिस कैटेगरी में है उसी का 15 गुना बुलाया जाता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कट ऑफ पाई जा सकती है, मान लीजिए 85 प्लस हो सकती है, ठीक है। एससी की कट ऑफ मेरे हिसाब से 72 प्लस हो सकती है, तो इसको मान करके आप लोग चलिए। बाकी अभी आंसर की आएगी, उसमें चीज़ें क्लियर, ठीक है। तो हमने पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया है, आप लोग इससे मिला लीजिए अपने आप।